नाज़रीन नमस्कार, आदाब। आज की नशिस्त में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र अशोक ज़ैफ़रानी साहब हैं, जो बहुत ही मशहूर थिएटर एक्टिविस्ट हैं। उसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छे टेलीविज़न एक्टर हैं और उन्होंने कई स्क्रिप्ट्स जो है टेलीविज़न सीरियल और इसके लिए जो है वो दुरुस्त की है, क्या नाम स्टेज के लिए। प्लेज़ उन्होंने बहुत सारे खेले हैं। प्लेज़ में उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो हिंदी प्लेज़ वहाँ खेले जाते थे श्रीनगर में। और उनका जो थिएटर ग्रुप बहुत ही मशहूर ग्रुप रहा था वहाँ पे वसंत थिएटर। वो उसके सर्वसर्वा थे, मतलब सारा संचालन उस थिएटर का उनके पास था और वही बहुत एक्टिव मेंबर थे उस थिएटर के। और इस वक़्त जो हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि वो यहाँ पे है और मैं उनसे ही बातचीत करूँगा और वो अपने बारे में और अपने थिएटर एक्टिविटी और अपने आर्ट और कल्चर के बारे में और अपनी कला के बारे में हमें बताएँगे। और ये अंतरंग में हमारा दूसरा एपिसोड आज है और आज इस अंतरंग में हमारे पास आज अंतरंग बातचीत जो है अशोक ज़ैफ़रानी साहब से होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्र है अशोक ज़ैफ़रानी साहब। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। आप मुझे बताएँ, आप बचपन से थिएटर में इंटरेस्टेड थे और फ़िल्मों में और इसमें टेलीविज़न में इंटरेस्टेड थे, ये बाद में आपके साथ वाक़या घटा है कि आप इस तरीके से और मैंने आपको देखा है कि आप कितने एक्टिव रहते थे और बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट रहती थी आपकी हर प्ले में और हर शोबे में आपका इख्तियार रहता था। शाह साहब आप ठीक कहते हैं। मेरा टाइम में थोड़ा ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया फिर से। हेलो। लगता है now I can see. हाँ। जी, I was student of DAV Higher Secondary School, अमीराबाद, श्रीनगर। अच्छा। पहले मेरे बचपन में 5वीं तक लुधियाना में हुई, पंजाब में हुई जी, स्कूलिंग। My father was in Post and Telegraph Department, so he was there for some years. तो जब वापस आया तो JV स्कूल अमीराबाद से पढ़ना स्टार्ट किया 5वीं से 5th से। उन दिनों यही स्कूल के एक्टिविटी एनुअल डे वगैरह में पार्टिसिपेट किया करता था, जैसे सब बच्चे करते हैं। आई वुड आल्सो पार्टिसिपेट। देन लकीली मैं जब यहाँ आया तो मुझे कश्मीरी बोलना नहीं आता था। कश्मीरी सच? since I was brought up in this language looked like an alien language for me. तो हर रोज मेरा गली अपने मोहल्ले में झगड़ा होता था बच्चों के साथ। मैं पंजाबी बोलता, वो कश्मीरी बोलते। देन माई मेरे छोटे चाचा जी हैं सरोजदार के, वो बड़े मशहूर थिएटर के एक्टर थे, कॉमेडियन हैदरनाथ गुरटू। तो माय फादर असाइंड अ जॉब, कहा कि इसको कश्मीरी सिखाओ, अपने साथ अटैच कर दो। ये तो आपकी एज उस वक्त एज क्या थी आपकी जब आप बोल नहीं पाते थे कश्मीरी? That was 5th 10 plus। अच्छा, मतलब तब तक आपको कश्मीरी नहीं आती थी बोलनी? नहीं था ना, लुधियाना में पढ़ता था। अच्छा। हाँ, कश्मीर घूमने आते थे, तो मेरे लिए कश्मीर एक विजिटिंग प्लेस थी। लुधियाना पंजाब वाज माय बर्थ प्लेस। मैं यही सोचता रहा बड़ी देर। और आपकी पढ़ाई वही हो रही थी, लुधियाना में हो रही थी पढ़ाई आपकी? जी जी, स्कूल में मेरा स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी अटैचमेंट उनसे हो गई। मैं उनके साथ घूमता रहता, शाम को घूमता। तो जब छुट्टी होती तो उनको अपने साथ थिएटर रिहर्सल के लिए ले जाते थे, अपने थिएटर में। कला केंद्र वाज द ओल्डेस्ट वन ऑफ द थिएटर्स। तो उनके पास एक प्लस पॉइंट था, वहां स्टेज था, हॉल था, ऑडिटोरियम था उनका अपने थिएटर का। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगा इसमें, नाटक में, स्कूल में वगैरह। मगर घर में हर रोज मेरी धुलाई होती थी, ये शाम को तुम कहाँ जाते हो? क्योंकि थिएटर में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया मेरा। तो अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया मैंने हायर सेकेंडरी फाइनल 12th में, इलेक्टिव में। अच्छा। मेरे अपने दोस्त जो थे, वो अपने उम्र के, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया। जी। तो सबसे पहला प्ले हमने स्वर्गीय क्यूमू साहब का लिया है, मोतीलाल क्यूमू जी का। कश्मीरी प्ले था वो,
पांडुपत्र फोक प्ले था, मांगे, तो मांगे उसको हैं। स्टेज किया अपने यार दोस्तों को लेके। जी, कौन कौन थे अब उसमें आपके साथ? वही वही मैं अर्ज करूंगा ना, अब अपना ग्रुप जो बना था, क्योंकि उसमें हुआ क्या, ग्रुप क्यों अलग बनाया मैंने, ये कला केंद्र वाले हमको देते नहीं थे, कहते आप छोटे बच्चे हो तो आप एडजस्ट नहीं हो सकते हमारे साथ प्ले में, देवर एल्डरली पर्सन, सीनियर्स थे। फिर मैं बागी होके उन्हीं के एक कमरे में मैंने अपना थिएटर बनाया। अच्छा। उसमें मिस्टर जेलखानी, मिस्टर तेज दिकू, स्वर्गीय जाहिद नाशाद, M.K. भट्ट, अल्ताफ कास्कर, राजेंद्र भट्ट, और भी कुछ लड़के थे, इकबाल किशन कौल। इकबाल तो किशन कौल ये जो गाते थे, जो मतलब सिंगर। बेसिकली सिंगर थे, हाँ वो हाँ। सिंगर थे बेसिकली, तो उनको भी वो जी जी थिएटर में थे। तो जी। कभी कभार म्यूजिकल प्रोग्राम होता था या बैकग्राउंड म्यूजिक देना होता था, तो इकबाल जी अच्छा। खुद करते थे, किशन जी खुद करते थे। हम्म, फिर उसके बाद कॉलेज का टाइम हुआ, कॉलेज फर्स्ट ईयर आई ज्वाइंट SP कॉलेज श्रीनगर। जी जी। पैसे नहीं थे, सच्चाई यह है कि पैसे नहीं थे, ईमानदारी से कह रहा हूं, पैसे नहीं थे जेब में, मेरे नहीं, मेरे दोस्तों के भी। 2 रुपया 3 रुपया मुश्किल से होता था जेब में, 70s की बात कह रहा हूं मैं। जी। हमारे वहां वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे SP कॉलेज में, मिस्टर नजीर खान। अच्छा। तो हमने वसंत थिएटर का इलेक्शन SP कॉलेज के आंगन में किया है, SP कॉलेज के आंगन में, श्रीनगर SP कॉलेज के आंगन में किया है इलेक्शन। अपने अपना थिएटर बनाया, जो भी अच्छा ऑफिशियल काम था हमने किया। अच्छा। मैं सेक्रेटरी था, हमने कहा प्रेसिडेंट जी। किसको रखे, तो अच्छा। नजीर खान साहब को हमने, प्रिंसिपल साहब को अपना प्रेसिडेंट बना प्रेसिडेंट दिया। उनको प्रेसिडेंट बना। एक रिक्वेस्ट लेटर दी। उसने कहा यार जो तू क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है। अच्छा तेरा इंटरेस्ट है, अच्छा ठीक है ठीक है। दूरदर्शन तो उन दिनों था नहीं, 70 की बात कर रहा हूँ, 1970 की बात, तब था नहीं। तो अब जगह उन्होंने एक दिन देख लिया मुझको, मैं क्रिकेट खेला करता था कॉलेज की टीम में, उन्होंने सर मुझको एक देख सेकंड, लिया एक सेकंड आपको रोकूंगा। आपके स्पीकर लगा है वहां पे क्या? उसका आवाज बंद कीजिए स्पीकर का। नहीं नहीं, आई डोंट हैव स्पीकर एट ऑल, नो ये नो नो स्पीकर। होल्ड बैक आवाज हो रही है इसलिए। हाँ, ये कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, स्पीकर नहीं है बॉस, देयर इज नो स्पीकर। ओके ओके, गो अहेड प्लीज, गो अहेड। तो मैं रिक्वेस्ट लेटर लेके खान साहब के पास गए, कहा क्या है, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। कहा अच्छा ठीक है, मान गए वो। अच्छा। तो रिहर्सल चलता रहा। एक दिन उन्हें मुझको बुला के लाया, तो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा जी रिहर्सल कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ? मैंने कहा चिनार के नीचे, जिस दिन बारिश होती है उस दिन नहीं करते हैं, जिस दिन ठीक होता है यहाँ करते हैं। उसने कहा इधर आओ। तो उस आदमी को वो ग्राउंड पर लिए, उसको लेके आओ। मैं उनको लेके आया, मैंने कहा जी बुला रहे हैं सर। कहा इसको जानते हो? कहा ये क्रिकेट खेलता है, मैं जानता हूँ इसको, ये ड्रामा वामा भी करता है ना यहाँ। कहा जानते हो ना? कहा कई केमिस्ट्री लैब में अभी सामान नहीं आया है, अभी चालू नहीं हुई है, इनको 4 के बाद 6 बजे तक 7 बजे तक रिहर्सल करने देना। सो हमने पहला प्ले मंगू बाबा डीके का लिखा हुआ SP कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में किया, आंगन से लैब में गए। अच्छा। उसमें क्या था, उसमें उन दिनों प्रॉब्लम एक थी हमारे पास, श्रीनगर की बात कर रहा हूं मैं, कश्मीर में 70 के बाद उर्दू स्पीकिंग लेडीज वर वेरी 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 फ्यू, whom you could count on fingertips. अब ये बाबा डीके को मैंने लिखा जी आपने ये नाटक लिखा, मगर हमारे पास ये सुविधा, विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप जो नाट्य शुल्क है वो आप नहीं भेजेंगे, पहली बात। अच्छा, साथ में परमिशन ले दूसरा लिया पॉइंट, आपने? हाँ परमिशन उन्होंने दे दिया मुझे, परमिशन दिया उन्होंने, कहा नाट्य शुल्क नहीं भेजिए, कुछ हो सके तो फोटोग्राफ भेजिएगा। और मैंने उनसे ये भी लिखा था दूसरा पॉइंट कि मैं इसमें जो ये चाची और अनूप है, अनुराधा है, इनको मैं मेल कैरेक्टर्स बनाऊंगा। ही वाज सरप्राइज्ड। उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये कैसे हो सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूं, तो जो ही तैयार होगा मैं इनका वो मैंने बीच का उनको भेज दिया। सो ही वाज एक्साइटेड। ये कैसे किया? मैंने कहा जी कोशिश की मैंने, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, फीमेल वॉइस की फीमेल एक्ट्रेस नहीं है जो उर्दू बोल सकेंगी। उन्होंने कहा गो अहेड। चाची को चाचा बना दिया,
अनुराधा को अनूप बना दिया। सो आई प्लेड अनूप। अच्छा, आई प्लेड अनूप, अनुराधा की बहू जो छोटा भाई बन गया। ये प्ले किया, लोगों को अच्छा लगा, फेस्टिवल में भी किया, इट वाज अप्रिशिएटेड, वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया, एकेडमी के फेस्टिवल में किया। फिर उसके बाद मैंने उनको फोटोग्राफ्स और बाकी वो कटिंग्स वगैरह जो लोकल पेपर्स की वो ही वाज ऑल प्रेज फॉर अस, कहा अच्छा आपने अच्छा किया वगैरह। उसके बाद हमने फिर एक कमरा भाड़े पे लिया, 30 रुपए भाड़ा, 30 रुपए महीने देना का? 19, जी हाँ महीने का, तो 30 रुपया देना भी मुश्किल हुआ करता था। हाँ, मैं बहुत ढींग नहीं मार रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आई एम नहीं, टेलिंग नहीं, यू वो द तो ट्रूथ बहुत एंड ट्रूथ अलोन। 30 रुपया नहीं था हमारे पास, वी कुड नॉट अफोर्ड। फिर हम 2-2 रुपए जमा किया करते थे मेंबरशिप। इसमें कोई 40-50 रुपए बनते थे हमारे, जमा हो जाते थे। उसमें 30 रुपया भाड़ा और 20 रुपए का चाय वगैरह का जुगाड़ करते थे। और मैं कई बार घर से चीनी और चाय की पत्ती चुरा के लाया, बोलना नहीं किसी को। कई बार चुरा के, बैठने के लिए जगह नहीं थी हमारे पास, घर से पुराने अखबार और पुराने कैलेंडर्स लेके आए, कुछ देर वो भी किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैटिंग फ्लोरिंग स्टार्ट की। जब नेक्स्ट ईयर हमने प्लेस किए, पैसा आने लगा। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड वसंत थिएटर। मैं था, जलखानी था, तेज बाकी थे, कुछ बिखर गए, उनने आपस में कुछ ठनी तो हुआ, उन्होंने अपना थिएटर बना दिया। खैर वसंत थिएटर चलता रहा, मगर हमारे पास हमने एक ही बात मन में रखी थी कि हमने उर्दू हिंदी प्लेस ही करने हैं, क्योंकि यहाँ कश्मीरी चलता है, वो भी कश्मीरी कर रहा है और कोई कर नहीं रहा है। तो हमने कहा नहीं चलो, जो अच्छे अच्छे प्लेस मिलते हैं हम अनुदित ही करेंगे। अभी मान लीजिए आपका ये इनका विजय तेंदुलकर जी के थे, 1-2 प्लेस थे, वो मराठी में, तो हिंदी में अनुदित थे। तो डॉक्टर वर्मा उनका ट्रांसलेट, मैं उनसे परमिशन मांगता था, वही दिया करती थी, उन्हीं को रॉयल्टी भेज। ये प्लेस हमने किए, पगला घोड़ा किया, पंछी ऐसे आते, आपने भी तो किया हमारे साथ पंछी ऐसे हाथ में। आप, मुझे याद है आप पिताजी का रोल कर रहे थे हमारे, गिद्ध में, सॉरी गिद्ध, पंछी में नहीं, गिद्ध में। तो ये ऐसे चलता रहा, नाटक का सिलसिला चलता रहा, जब तक स्थापना हुई तब तक ये चलता रहा। उसके बाद भी यहाँ 1-2 बार प्रयास किया मैंने, यहाँ जम्मू में प्रयास किया। अब कुछ अच्छे 2 प्लेस आए थे मेरे पास, कि डॉक्टर गौरीशंकर रैना जी का आया था, एक और था। कोविड की वजह से वो सारा सब बंद हो गया, तो जब होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र टिक्कू, पंडित राजेंद्र टिक्कू, वो जुड़ गए हैं। हमने तो वो लड़ी साहब जो उसमें ईटीवी से करते हैं, और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और वो भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं। आप मुझे बता दीजिए, आपने मतलब बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग मतलब था, तो अपने हिंदी के प्लेज, जहाँ तक मुझे याद है, पंछी ऐसे आते हैं, और वो बहुत जबरदस्त प्ले था। और उसके बाद आपने पगला घोड़ा, और उसके बाद ये गिद्ध, पगला घोड़ा, पंछी ऐसे आते हैं, किसी एक फूल का नाम लो, गिद्ध, संतोला, इन सब में लेकिन आपके लेडी आर्टिस्ट थे? नहीं, हाँ, बाद में थे। आफ्टर मंगू के बाद आए, मंगू के बाद आए। एक शहनाज करके एक एक्ट्रेस थी, तो वो थी। फिर प्रोफेसर इंदु रैना जी थी एक बार। तो हाँ, मेरे फ्रेंड की वो बड़ी सिस्टर थी, मैं उनको रिक्वेस्ट करने गया, तो उन्होंने अगेंस्ट जेल खानी, वो प्रोफेसर की मिसेस बनती थी। अब 3 ही कैरेक्टर थे उसमें। चिनार था, लोन साहब का प्ले था चिनार। That was the dual personality of a person. One as a family man, husband and family man, and another and a literary man, a professor. So मैं उनको रिक्वेस्ट करने गया, तो कहा जी ऐसे ऐसे प्ले, कहा यार मैंने रेडियो से सुना है अशोक, तो मैंने कहा जी आप ऐसे करेंगी प्रोफेसर कौन है? मैंने कहा जी मिस्टर अशोक जलखानी। क्या वही तेरा दोस्त जो तेरे साथ होता है? मैंने कहा जी हाँ। कहा ठीक है। तो फिर हमने मैनेज किया, रिहर्सल कभी इधर कभी उधर, तो वो प्ले अच्छा हुआ, उसके भी कई शोज थे। तो वो थी उसमें, वो भी अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा था, मतलब वो और इसमें पे था। जी इसमें और कौन से अदाकार आपके साथ थे स्टेज में, जो जिनके साथ आपने काम किया? नहीं, इस प्ले में तो 3 ही थे, 3 थे। मामा मामी और मैं भांजा बनता था।
जेलखानी, उसके साथ हाँ। उसकी प्रोफेसर, उसकी बीवी और उसका भांजा। पंछी भांजा ऐसे फाइट्स आते फॉर द हैं, राइट्स। जी, पंछी ऐसे आते हैं उसमें। पंछी से आते में एक मैं था, एक M.K. शाह था, एक अशोक जेलखानी था, एक रीता जलाली थी, और अशोक जालपुरी था। जी। तो उससे भी पहली बार हमने हिंदी प्ले कराया था। इट वाज सिलेक्टेड। मैंने कहा नहीं आप करोगे, वो ये सपोज टू बी अ बंगाली कैरेक्टर। तो अच्छा, द वे ही डिलीवर्ड इट लुक लाइक परफेक्ट, परफेक्ट कैरेक्टर में, बंगाली। बिल्कुल सांचे में बिल्कुल बैठ गया था, फिट इन हो गया था। इन प्लेस को देखने के लिए ऑडियंस आती थी क्या, क्योंकि हिंदी के थे? सर जी मैं कहूँ तो आप मानेंगे नहीं, गेट गेट क्रैकिंग होती थी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, पैसे नहीं लेते थे। पैसे एक बार कंपल्शन हुई एकेडमी की ओर से, नहीं मुफ्त नहीं होगा आप, तो ₹1 का टिकट का वो भी लिया लोगों ने, सीजनल टिकट का, फेस्टिवल का, ज्वाइंट फेस्टिवल किया बसंत थिएटर ने और दूसरे थिएटर ने, रंगमाल ने। तो उसमें भी ₹5 का टिकट रखे लोग देखने आए, खड़ा रहते थे गैलरी और नीचे कॉरिडोर्स में, साइड पे लोग खड़े रहते थे, ऐसी बात नहीं, ऑडियंस बहुत थी। इनमें फिर से ये कई जी, इनमें से कई प्लेस है जिनको एकेडमी अवार्ड्स मिले हैं आपके, हाँ, जो खेले आपने। चिनार है, चिनार, हाँ हाँ जी। जी हाँ, चिनार है, एम इंद्रजीत है, हम्म, और किसी एक फूल का नाम लो, संतोला है। सब सब हाँ जी, सब की। और ये भी सब कुछ, हाँ जी हाँ। डायरेक्ट डायरेक्ट किए थे अशोक अशोक जेलखानी साहब ने। जी जी, मिस्टर जेलखानी यूज्ड टू डायरेक्ट, आई यूज्ड टू असिस्ट हिम, आई यूज्ड टू असिस्ट हिम। जी हाँ जी हाँ। जी। और तो मैंने आपको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, मतलब आप ऑर्गेनाइज सब आर्टिस्ट को इकट्ठा करना, उनसे रिहर्सल करवाना, और उसके बाद हिंदी के जो तलफ़ुज़ हैं, जो उसकी उस पे आप पूरा कंसंट्रेट करते थे, हाँ, और उच्चारण के लिए, जी हाँ जी हाँ। उच्चारण के लिए। कॉलेज के बाद मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, हिंदी डिपार्टमेंट में, हिंदी विभाग में, जी। तो स्वर्गीय डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा साहब, डॉक्टर स्वर्गीय अयूब प्रेमी साहब ये हुआ करते थे वहां। तो वो साहित्य के थे ही, वो साहित्य उनके नस नस में बसा हुआ था। तो मैंने शर्मा साहब को, फिर नजीर साहब ने कहा मैं यार नहीं हूँगा, 2 साल हो गए, मेरा काफी हो गया, 3 साल, आप किसी और को देखो। तो फिर अच्छा। मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा तेने तो पढ़ना लिखना नहीं है, नाटक ही करना है तूने जीवन पर। अच्छा ठीक है, रख। तो मैंने भी हंसी में ले लिया, मैंने कहा चल ठीक है, हो गया काम, हो गया। उससे क्या था कि उनसे मैं कुछ हेल्प लेना चाहता था साहित्य के बारे में, जी। नाटक के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, जहां कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो ये इमीडिएटली यू कैन गो एंड डिस्कस विद हिम, कि अगर आपका ये करेक्टर है, ये चीज है, वो चीज है जो आपके समझ में नहीं आती, यू कैन जस्ट गो एंड टॉक टू हिम। वो आपको एक रास्ता आसान सा दिखा सकते हैं। अयूब प्रेमी जी कवि थे, जी। आधुनिक आधुनिक हिंदी कवि थे, कवि खत थे। लिखते थे, मगर उनका पोइट्री पे बहुत ज्यादा विश्वास था। हाँ। तो इनको रखा, 3 साल ये रहे, ये भी देखते रहे, हेल्प करते रहे बगैर। तो उन दिनों एक प्ले किया था हमने, दैट इज ललित सहगल्स प्ले, हत्या एक आकार की, हत्या एक आकार की किया था, हत्या एक आकार की किया था। तो पहले शो में थोड़ा गड़बड़ हो गया उसमें। अच्छा। हमारा जो एक कैरेक्टर था उसमें जी। 1 2 3 4 ही कैरेक्टर्स थे, 1 2 3 4 ही कैरेक्टर्स थे। तो एक कैरेक्टर लाइन भूल गया, मैंने और जलखानी ने बड़ी कोशिश की उसको फिर वापस लाइन ट्रैक पे, ओपन स्क्रिप्ट लेके, उसमें पॉसिबिलिटी तो अदालत थी, अदालत में आप फाइलें निकाल रहे हैं तो फाइल निकाल के लाइन दी उसको। जब उससे हुआ नहीं, खैर वो प्ले 1.5 घंटे के बजाय 1 घंटे में हमने निपटा दिया, आधा घंटा चला गया। फिर मैंने उससे कहा भले मान से तो स्क्रिप्ट तो दिया मैंने, देख क्यों? कहता मुझको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। वो टेंस हो गया, उसको क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि वो हैंड रिटन मोटा मोटा वो प्रिंटेड कॉपी था अपना ना, जो कॉपी करते। ये भी हुआ एक प्ले। फिर वही प्ले हमने दोबारा किया, तो वो एकेडमी के फेस्टिवल में किया, पहले प्राइवेट शूट किया था, एकेडमी में किया था, तो उसमें हमें इनाम मिला था। वही प्ले जो पहले बिगड़ा, फिर दूसरी बार वो ठीक हुआ। ऐसी चीजें कई बार होती हैं थिएटर के साथ। और अब
गलती को मानिए तो कोई चिंता नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। आपका फेलियर हुआ है, ठीक है, आप एक्सेप्ट कीजिए इसे। अब कोई कहेगा नहीं जी मैंने ऐसा तीर मारा आज तक वापस नहीं आया, नहीं नहीं, मेरे साथ फेलियर हुए, मैं अपनी ये आकार की आपको बात सुना रहा हूँ। पहले फ्लॉप हो गया, फिर दूसरी बार तो अच्छा चला, वही कैरेक्टर कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसी चीजें होती हैं, एक्सपेरिमेंट करना है आपने, एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। जैसे पहली बार हमने प्ले किया बाबा डिकी का मंगू गया, जबरदस्त सेट लगाया, बहुत पैसा खर्च किया उस पर। उसके बाद कोणार्क किया 73 में, उसमें भी लेविशली स्पेंड किया गया, सेट लगे। तो फिर हमने ये किया 74 में एवं इंद्रजीत, बट वी डिसाइडेड ऑन दैट डे कि हम इसमें सेट नहीं लगाएंगे, सेट नहीं लगाएंगे। एवं इंद्रजीत जो है वो ट्रेंड सेटर था हमारे जम्मू कश्मीर के थिएटर में, जिसमें कि मतलब लाइट्स के साथ प्ले किया गया ज्यादा। तो इसी नाटक का जिक्र अयूब प्रेमी साहब ने मेरे साथ किया था। मुझे जब मैं इनसे पूछ रहा था कि यहाँ पे थिएटर एक्टिविटीज कहाँ होती है, क्या होती है, तो उन्होंने आपका नाम लिया था और कहा था कि आप अशोक जाफरानी साहब से मिलो। अभी अभी उन्होंने प्ले किया है क्या नाम, एवं इंद्रजीत, और वो बहुत सफल प्ले हुआ है, अशोक जेलखानी जी की डायरेक्शन में हुआ था। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं आपको ढूंढता हुआ वसंत थिएटर पे आए थे। हाँ, वहाँ आए थे, आपके साथ एक पांडुलिपि भी थी जिसमें डॉक्टर साहब ने कुछ लिखा था। जी मुझे याद है। हाँ, याद है ना आपको। तो that was my first encounter with the जी। उसमें खान साहब ने एक चिट्ठी में लिखा था, मुझे याद है, बोला ये पांडुलिपि जो भेज रहा हूँ, पांडुलिपि जो, तो उसका अच्छी तरह से देख के मुझे अपने विचार प्रकट कीजिए। तो फिर मैं मिला था उनसे, तो फिर मैंने उनसे बात की थी उन दिनों। उसके बाद एवं इंद्रजीत के बाद हम शायद गीत कर रहे थे, कुछ पंछियां संगो मुझे नहीं, हमने उसके बाद पगला घोड़ा स्टार्ट किया था, लेकिन आपने कहा था कि ये शापित प्ले है, ये स्टेज ही नहीं होता है, और वो वास्तव में स्टेज नहीं हुआ। क्या उस टाइम पे नहीं हुआ, फिर वो हमने फिर बंद कर दिया। फिर हमने किया था ये पंछी ऐसे आते, पंछी ऐसे गीत किया, गीत के साथ, हाँ गीत, और उसके बाद फिर पंछी ऐसे आते। जी हाँ। तो वो प्ले फिर बाद में किया मैंने, मगर वो यकीन मानिए जितना भी उसमें लिखा हुआ है कि शापित है, वो शापित ही है प्ले। यस, उसके बाद में 1.5-2 साल कोई प्ले कर ही नहीं सका और सोच भी नहीं सका मैं थिएटर, because I am telling you a fact, this is a fact। कितने रिहर्सल हुए थे उस प्ले के, और उसके बाद भी वो स्टेज नहीं हुआ। और जब स्टेज किया 2.5 साल के बाद, उसके बाद मैंने 1.5-2 साल कोई प्ले किया नहीं, मिला ही नहीं प्ले अच्छा करने का ढंग का। उपेंद्र नाथ रैना वो भी थिएटर एक्टिविस्ट रहे हैं, और कवि भी हैं, और ब्रॉडकास्टर भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वो आपको मुबारक करते हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। तो हेलो अशोक जी, ये भी तो रंगकर्मी रहे हैं, ये भी तो रंग में काफी काम किया है उन्होंने। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं बहुत बढ़िया। और आजकल ये भी ऐसा एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ये इंटरव्यूज करते हैं बहुत सारे। तो हम एवं इंद्रजीत की जब बात करते हैं, तो मुझे आपका उसमें जो नहीं गिद्ध की बात करते हैं, जो कैरेक्टर आपका था, और अभी तक नहीं भूला हूँ मैं, और आपने कितना बहुत खूबी के साथ किया था। और एक सर की क्या रहमान नाम था, परवीन रहमान जी के, और आपके सीन्स इतने बढ़िया हो गए थे उसमें, और बहुत ही जबरदस्त उभर के आए थे वो। एक तो मैं इन्वॉल्व था उसमें, मैं एक्टर था, उसमें काम कर रहा था। दूसरा ये है कि मैं ऐसे देखता रहा आपके सीन जो कितना बढ़िया हो गया। वो इसलिए हुआ था कि आई एम अ परफेक्ट, आज के दिन में रिहर्सल अच्छा होना चाहिए, रिहर्सल में कोताही नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई कंसेशन नहीं। रिहर्सल मीन्स बिजनेस। 100% पैसा जेब से ही लगाया है आज तक के दिन में, ये मैं आपको एलानी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वसंत थिएटर ने जेब से ही पैसा लगा के थिएटर किया है, कोई पैसा थिएटर से नहीं कमाया। लेकिन हम लड़कियों से पैसा नहीं लेते थे, उनको हम दिया करते थे। अब पहले, बाद में नहीं, जब बाद में
पढ़े लिखे लोग आने लगे, नहीं, देवर मेंबर्स ऑफ द थिएटर, दे वुड कंट्रीब्यूट, जैसे हम दिया करते थे 30-50 रुपए महीने का, वैसे वो भी दिया करते थे। तो इस वो भी थिएटर फिर में जहाँ तक मुझे याद है, एक तो राज किरण मेरे सामने जो काम करते थे, परवीन रहमान थी और शहनाज थी और ये रीता जलाली थी, ये मेंबर्स थे। ये सब अपने जेब से पैसे, जैसे मैं देता था वैसे ये भी 30 रुपए 50 रुपए महीने का दिया करते थे। फिर हमने जब 73 में दूरदर्शन का आगमन हुआ हमारे, तो फिर वहां से प्लेस हम करके अपना चेक, किसी दिन 100 रुपए का चेक, 50-100 का चेक मिलता था उस दिन, वो डिपॉजिट करते थे थिएटर के। तो पैसा चाहिए था ना अगले प्ले के लिए, वो कहाँ से आता? अब भीख थोड़ी मांगते किसी, बस अपने जेब से, चल यार ये मेरा चेक हो गया, चल ये तेरा चेक हो गया, तो ऐसे पैसा जमा करते। एकेडमी कुछ हेल्प करती थी, जो कल्चरल एकेडमी है वो? देखिए, जो उन दिनों 70s में 400 रुपीज उन्होंने अनाउंस किया था, जब अपने फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया 70s में, 400 रुपए वो दिया करते थे प्रोडक्शन कास्ट। अच्छा, 400 मीन दोस डेज समथिंग, 470 में हुआ करता था, मतलब था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आके ये 10,000 पे अटक गया जब हम वहां से निकले 90s में। तो 10,000 वसंत थिएटर ने कभी उनसे पैसा नहीं लिया, 10,000 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं मिला। वही 100 में ही अटके रहे, 2,000-3,000 में अटके रहे हम, 10,000 नहीं लिया कभी, क्योंकि उसके बाद हुआ ही नहीं, 90s के बाद तो प्ले हुआ ही। टेलीविजन के साथ सबसे पहला प्ले कौन था आपका? वही उन्होंने एक कहा जी आपके थिएटर के पास कोई प्ले तैयार है तो आओ। हमने कहा जी हमारे पास वो क्योमू साहब का फोक प्ले है मांगई। तो उन दोनों ड्रामा सेक्शन, हाँ वो भी स्वर्गीय वीरेंद्र मोहन जी देखा करते थे। वो एक्चुअली हाँ म्यूजिशियन थे, वो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर ड्रामा थे उन दोनों। तो रिकॉर्ड उन्होंने ही किया था। वो थोड़ा अपने राइट को हो जाइए आप, थोड़ा अपने राइट को हो जाइए, आउट ऑफ बस। तो वो उन्होंने ही किया था जी। वीरेंद्र जी, दैट वाज फर्स्ट प्ले फ्रॉम आवर थिएटर, वसंत थिएटर की ओर से, और जो वहां हमने किया था। उसके बाद ऑडिशन हो गया था, बाकी फिर प्लेस में काम करता था। केमू जी का आपने सबसे पहले वहां पे ड्रामा किया था, मोतीलाल केमू जी का? जी हाँ, वो थिएटर की ओर से किया था, थिएटर की ओर से किया था, वसंत थिएटर की ओर से किया। दैट वाज बिगिनिंग ऑफ दूरदर्शन इन कश्मीर, बिगिनिंग ऑफ। हाँ, मतलब उन्हें तलाश थी उन दिनों, जो यूथ के थिएटर्स होते थे उनको वो करते थे। हिंदी गाँव से एक प्ले लेके आए थे। उन्हीं दिनों फिर ऑडिशन वगैरह हो गए, देन वी वर सिलेक्टेड एज एक्टर्स। जो ऑडिशन होके एक्टर होता है, तो ऐसे चलता रहा फिर आहिस्ता आहिस्ता। फिर प्लेस करते रहे, सीरियल करते रहे। मिस्टर जैक्सन जुच्ची से किया, अपना ये जनाब मिस्टर जेलखानी के साथ बहुत कम मैंने दूरदर्शन में काम किया। मसूदी थे प्रोड्यूसर, वीर मुश्ताक थे, शबीर मुजाहिद, डॉक्टर सोनलाल को। वो ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, मुझसे सब कहते थे यार तू हर एक के साथ कैसे एडजस्ट हो सकता है। मैंने कहा एडजस्टमेंट व्हाट डू एडजस्ट, तुमने काम करना है या सियासत चमकानी? तुम काम करो, निकलो अपना। ऐसा जफर साहब थे, एनएसडी के जाने माने डायरेक्टर थे जी, बड़े टाइम के पाबंद थे, बड़े डिसिप्लिन आदमी थे। वो उनका स्टाइल था, कल हमारी घड़ी 4 बजे मिलेगी। उनका उनके साथ लोग जाते नहीं थे, डरते थोड़ा यार नहीं। मैंने उनके साथ भी काम किया, उसी पे लोगों ने यार दोस्त बोले यार ये कैसे हुआ? मैंने हुआ क्या काम ही कर रहा था ना, मैंने झगड़ा तो ही कर रहा था इनके साथ। बहुत प्यार करते थे मुझसे, मैंने कुछ प्लेस में उनके साथ काम किया। आई हैड नो प्रॉब्लम विद एनी प्रोड्यूसर, किसी से मेरे कोई गिला नहीं था। मैंने जिसने जैसे बोला मैंने वैसे किया, कोई गिला किसी से। रेडियो प्लेस भी करते थे आप? रेडियो प्लेस में भी जाते थे काम? रेडियो हाँ, रेडियो में भी काम करते? रेडियो में कैजुअल अनाउंसर था। अच्छा, हाँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑडिशन हुआ था अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए, तो उन दोनों उसमें उनको फीमेल वॉइस चाहिए थी, नॉट मेल वॉइस। सो आई वाज नंबर 4th। अच्छा, I was stuck at number 4, number 3, first, second, 3 were female voices. So they were appointed and I was not. So I had no गिला। फिर उनके कम पड़ता था कभी कभी, तो वो मुझे बुलाया करते थे एज कैजुअल अनाउंसर।
आपका तो मैंने उस पैनल में भी मुझे अच्छी तरह नाम था, वो प्रोडक्शन असिस्टेंट की पैनल निकली थी जिसमें बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, तो आपका भी नाम उसमें था जो दूरदर्शन में पैनल बना था। जी 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 तो लेकिन वो पैनलों में नाम, कंफर्म, हाँ पैनलों में नाम बनते हैं बिगड़ते बनते और बिगड़ते हैं, छोड़िए वो बनते बिगड़ते रहे हैं, रहेंगे। जी हाँ, उसका मुझे कोई गिला नहीं, नो रिग्रेट, नो रिग्रेट। अब क्या करें। आप पेशे से आप टीचिंग में हैं? हाँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही पसंद था, क्योंकि अच्छा। 10 से 4 मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी, 10 से 4 मैंने आके नौकरी कर ली। 4 के बाद मैं मुफ्त कोई फाइल नंबर 2 नंबर की फाइल लेके मैंने घर नहीं जाना, खुले दिमाग से थिएटर पे आके रिहर्सल करके बिंदास अपना शाम निकालते थे। तो इसलिए मुझे वो फाइलों का चक्कर नहीं था, नंबर 2 की परेशानी नहीं थी, इसलिए दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट सूटेड मी बहुत अच्छी तरह से। मुझे थिएटर के लिए, रेडियो टीवी के लिए बहुत ही हेल्प किया। अब मैंने रेडियो में वहां एक कंडीशन रखी उनको, मैंने कहा मैं सर जी मैं या तो सवेरे 10 से पहले आऊंगा, संडेज को मैं दिन को आऊंगा जब आप रखेंगे, शाम को 4 के बाद का एग्रीड। तो वो मेरी टर्म्स कंडीशन, मेरी वहां कितना समय वहां पे आपने काम किया? 3rd March 1990 was the last announcement and last play. 3rd March 1990, 3 मार्च 1990 को। फिर मैंने वहां के हाकिमों से कहा जी अब मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ मैसेज मिला है आज, दिस इज द लास्ट, अब मुझे आना होगा। क्या हुआ था? क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, हुआ वही था जो होता है। मुझसे कुछ ने कहा कि ये आपके रेडियो की गाड़ी आती है वगैरह वगैरह। मैंने कहा अच्छा कल से नहीं आएगी। मैंने उनसे कहा जी आपकी गाड़ी हम आती है, इस पे लिखा है रेडियो आकाशवाणी वगैरह। जी किन्होंने कहा रेडियो की गाड़ी आती है? किन्होंने कहा? They were my well-wishers, I can call them well-wishers. So then I stopped going. मैंने कहा कल से पहले के कांड ना हो जाए, जाना ही बंद कर दिया, और खास तौर पे गाड़ी में। मतलब आपका कहना है कि आपको थ्रेटनिंग मिली कि अगर आप रेडियो में काम करेंगे तो आपको खतरा है? That's true, that's true. और ये सब मतलब ये सब हमको बहुत बेबाकी से कहना चाहिए हुआ उसको। और यही कारण है कि हम एक्सोडस में हैं, 30 इयर्स से हम एक्सोडस में। उसके बाद तो फिर मैंने रेडियो जाना छोड़ दिया, दूरदर्शन जाता रहा, काम नहीं किया उन दिनों, काम था ही नहीं, काम किया नहीं, बट आई वुड गो समटाइम्स once in a fortnight. I left that place in April 90, बहुत लेट से निकला हूं ये सोच के कि आज कल परसों तरसों कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब देखा दाएं बाएं रिश्तेदार दोस्त कोई है ही नहीं मेरे बिना, मैंने चलो जी अब चलो। रहते कहाँ थे श्रीनगर में? असली में बाशिंदा हूँ हवा कदल खरियार सेकेंडरी श्रीनगर। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट किया था 80s में छानपुरा। जी, छानपुरा में 80s में आपने मकान बनाया था? हाँ, वहाँ झोंपड़ा बनाया था नए ढंग से। झोपड़ा नहीं, मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा मकान था वो आपका, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, फिर वहाँ अप्रैल 90 एंडिंग अप्रैल 90। लोन लिया था क्या वो मकान बनाने के लिए? नहीं, लोन नहीं लिया था। अच्छा, अपनी सारी नहीं, ऑफिस से लोन नहीं, बाबूजी थे ना, बाबूजी ने बनाया तो कुछ अपना पर्सनल वर्सल थोड़ा बहुत इधर लोन ले लिया अपना जीपे वगैरह से। उस मतलब फाइनल टचेस अभी बाकी थे, फाइनल टचेस उस मकान के भी बाकी थे। ऊपर किराए पे रहता था आपसे, रहता था अक्सर आपसे मिलता था? मुझसे एक गली आगे रहते थे लास्ट, मुझे याद है। आप और आपके छोटे भाई साहब एक्टर मोहन शाह जी रहते थे, याद मुझे। तो दोज वर वेरी गुड डेज, इनको हम बोलते हैं। टैक्सी में निकला हूँ अप्रैल को, मैं अप्रैल को शाम को टैक्सी में निकला हूँ, वो पड़ोसी की मेरी टैक्सी थी। जी हाँ, अप्रैल के शाम को निकला हूँ मैं, वो मेरे पड़ोसी की टैक्सी थी, उसी के साथ निकला। तो विद दिस होप दैट आई विल कम बैक। इनको पेरेंट्स को, मैं बीमार थे, पेरेंट्स को छोटे ब्रदर के पास गाजियाबाद में ड्रॉप करके मैं आऊंगा। फिर घर वालों ने उन दिनों वहां किलिंग ज्यादा हुई तो घर वालों ने कहा छोड़ो जी नहीं जाना है, तो उसके बाद गए नहीं। उसके बाद 91 अक्टूबर में
दो पार्टियों की आपस में भिड़ंत हुई, हमारे मकान का ताला फिल्मी स्टाइल में गोली से खोला गया, फिर लूट किया गया। वन पार्टी रैन अवे एंड अनदर पार्टी लूटेड माय हाउस। और मेरे जी हाँ 91 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर। फिर मुझे अपने पड़ोसियों ने एक आके कहा, यहाँ मिले मुझे, कि ऐसे ऐसे फला आदमी ने, उसमें से एक बुजुर्ग था, बहुत रोया वो। मैंने कहा जी अगर मेरे हलल का पैसा है, हक़ हलल का, मैंने वकील रखा है, जवाब देना होगा, ठीक है जी। फिर वो अगले साल मुझको मिला दिल्ली कैनॉट प्लेस में, जिसने लूटा था मकान। हाँ यस वो मिला। मैंने उनसे कहा था कि अगर मेरा हक़ हलल का पैसा है, इसका वकील मैंने रखा है, जवाब देना होगा। 4 आदमी थे। अच्छा। 91 में उनका हिसाब ऊपर वाले ने किया। फिर वो मिला मुझको, मैंने कहा देखा, मैंने, अब उन्होंने लिया, उड़ाया, चुराया तो क्या चुराया। अब जो उन्होंने लिया तो किया क्या उसका। मैं ही ठीक हूं, मैं नंगा ही हूं मगर ठीक हूं। सही बात है। मैं अगर नंगा हूं मगर ठीक हूं। ठीक है साहब। कहता नहीं आपका वकील बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा मैंने अपना वकील रखा था, उसको पता था, मैंने आपसे ये कहा था कि हक़ हलल होगा तो मुझे मेरे वकील से जवाब देना होगा। चलता है, समय चलता है, ऐसे पहिया घूमता है सर जी। अब बस यहाँ बैठे हैं जम्मू में। आई एम फाइन हियर। जम्मू आने के बाद आपने टेलीविजन और स्टेज के साथ पूरा अपना संबंध रखा और तोड़ा नहीं। आप यहाँ पे बहुत एक्टिव रहे। तोड़ा नहीं, पता नहीं क्या कमजोरी है मुझे। हाँ, अभी दिल्ली में आपके पास आऊंगा, कहीं और जाऊंगा, भाई के पास, छोटी बहन, घूम फिर के वापस। दूरी यही है, मैंने जो है ना मेन पिविटल है, पिविट जो है वो मैं यही है, जम्मू। बैक टू माई स्टेट। आई एम हैप्पी हियर, आई एम नॉट आई एम वेरी हैप्पी हियर। आई हैव कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा है। प्लेस करते हैं जम्मू में, खेलते हैं प्लेस। यहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि 90s के बाद फिर 93, 94 में एक भाड़ सी आई दूरदर्शन के सीरियल्स की जी। भाड़ सी आई कश्मीर चैनल की वजह से, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिला। और फिर जो एक माला थी वसंत थिएटर की, वो बिखर गई। कोई दिल्ली गया, कोई फरीदाबाद गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। जो एक कोऑर्डिनेशन होती है ना एक्टर्स की आपस में, वो फिर जमी नहीं, फिर वो बात हुई नहीं। वो आज तक वो माला एक ही जगह धागे में पिरो के फिर नहीं बन सकती। अभी आप दिल्ली में हैं, मिस्टर जेलखानी दिल्ली, जालपुरी, फरीदाबाद, ऐसे सब कोई आगे पीछे है, कोई बम्बई है, कोई कहीं है। फिर वही सर्वाइवल के कारण आगे पीछे भागते रहे। कितने टेलीविजन सीरियल और कितने टेलीविजन प्रोग्राम में काम किया होगा आपने? उसके बारे में आपने अपने अनुभव हमारे साथ शाह साहब, आई हैव नॉट काउंटेड। जैसे वो कुछ है मेरे जो हम सफर वो करते हैं, मैंने कभी ये मतलब मैंने कभी काउंट नहीं किया। जी बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मेमोरेबल जो मोमेंट्स हैं इन दिस रेडियो एंड टेलीविजन, खासकर टेलीविजन सीरियल में और प्रोड्यूसर्स के साथ उनके साथ काम किया है, और वो थोड़ा साझा कीजिए। कौन सी प्रोडक्शन आपके मन में हुई है, बहुत अच्छा हुआ है, आपका काम सराहा गया और जिसको आप कहते हैं कि आपने सराहनीय काम किया? एक प्ले किया था फ्रांस काफका की लाइफ पे, आहे नीम शब्द डॉक्टर सोनलाल कोल ने, डॉक्टर सोनलाल कोल जी ने किया था। उन दिनों क्या हुआ करता था 80s में उन दिनों चेन में प्लेस जाया करते थे, टेलीफिल्म या सीरियल चेन में जाया करते। दे वुड गो पूरी कंट्री में, पूरे देश में घूम के आते थे। तो फिर वहां जाके वहां डबो डिफरेंट लैंग्वेज में होके फिर आते थे। 1-1.5 साल के बाद वो आहे नीम शब्द वापस आया। तो फिर पता लगा मुझे कि फलां ऐसी जगह गया, हर एक जगह गया, बड़े मेन स्टेशन होते हैं वहां से वो क्या आया है, कई शोज हुए हैं उसके, मतलब कई बार वो रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। ये एक है जो मेरी याददाश्त में था। और उसके बाद प्लेस अच्छे हुए, सीरियल्स अच्छे हुए, टेलीफिल्म अच्छी हुई,
शबीर साहब ने जाल किया, जेलखानी साहब ने एक किया, कोई और बोलता है जी। और वो उर्दू का था। फिर प्लेस बहुत हुए हैं, प्लेस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा सबका, कभी मैं बैठा नहीं हूँ सीरियसली कि लिखूं कितने प्लेस किए हैं, कितने टेलीफिल्म्स किए हैं, कितने सीरियल्स किए हैं। इफ आई से इन थाउजेंड्स, तो लोग कहेंगे क्या पता नहीं क्या ऐसे सिक्सर मार रहा है, मुझे बैठ के कभी लिखना पड़ेगा। कौन से सीरियल्स मैंने कब किए हैं। मतलब उन दिनों सीरियल 10-15 एपिसोड से कम नहीं होता था हमारे श्रीनगर। जी। अभी जो 90s का इनकलाब हुआ वो 6-10 मतलब 6 से कम किसी का सीरियल नहीं था। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो ये प्राइवेट प्रोग्राम्स प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा। प्राइवेट, उसके बाद सरकारी काम भी हुआ, बहुत कम हुआ, ना के बराबर हुआ। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत काम किया। मतलब किसी का 6 एपिसोड है, उसमें 4 में था या 5 में था या 6 के 6 में था। जी। उनके साथ ही मेरा कोई ऐसा किसी के साथ कोई बिटर एक्सपीरियंस नहीं रहा। हर एक ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में काम किया। मुझे कोई आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, किसी प्रोड्यूसर ने ये नहीं कहा यार ये डायरेक्टर नहीं, यार ऐसा है वैसा है, वो करते। अपना बिंदास काम किया, राम राम चले। आपकी नजर में आपके साथ जी जी। बेहतरीन जो जिनके साथ आपने एक्टर्स के साथ काम किया है उनके बारे में कुछ बताएं। थिएटर से स्टार्ट करता हूँ तो मिस्टर जेलखानी इज माई जी। फर्स्ट चॉइस। जी। तो वहाँ पढ़े लिखे प्रोफेसर्स ने हमारा नाम रखा था यकदुच। आई डोंट नो व्हाई। प्रोफेसर हरी अच्छा। चिनकोल, प्रोफेसर बंसीलाल पोदेदार जी, आरल कोल एंड अदर्स, तो फैन थे हमारे, उन्होंने हमारा नाम रखा था यकदुश। जी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वसंत थिएटर के जितने भी प्लेस होते थे उसमें मैं और जेलखानी वुड बी मोर प्रॉमिनेंट। जी। फिर दूरदर्शन में काम किया अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, जो भी था किया। लैंग्वेज वाज नॉट बैरियर फॉर मी, एक्सेप्टिंग इन द बिगिनिंग स्कूल टाइम। उसके बाद नहीं था, उसके बाद मैं सीख गया। उर्दू का रस्मुल खत मुझे लिखना नहीं आता, मैं हिंदी के देवनागरी में लिखता हूँ स्क्रिप्ट, जो जी। कश्मीरी होता है। आपने जी। करना, आप डिक्टेट करेंगे, मैं लिखूंगा, मैं देवनागरी में लिखता हूँ, क्योंकि हाँ उर्दू पता रस्मुल है। खत मुझे जी वो नहीं आता मुझे लिखना। हम्म। उसका कारण ये है कि बचपन में बाहर पढ़ा हूं मैं। बाकी मेरे सब जो बाकी बाकी ब्रदर्स वगैरह हैं वो सब उर्दू पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं अच्छी तरह से, जी। क्योंकि यहीं पले वो। मेरी परवरिश बिगिनिंग बाहर हुई, तो इसलिए कुछ हाँ ये यही है। वजह रही है। हाँ क्योंकि हम लोगों को उर्दू पढ़ाई जाती थी एज सेकंड थर्ड लैंग्वेज स्कूल में जी। पढ़ाई जाती थी। हम्म। तो और सर जी, जेलखानी साहब के बाद आपका और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करने में बहुत आनंद आया है, लेडी आर्टिस्ट हों? एक परवीन रहमान थी, हिंदुस्तान से वंडरफुल। एक ही उसके साथ तो 2-3 प्ले किए। और राज किरण, जी। राज किरण थी। ये भारती जारू, जो हाँ पहला हमने उनके साथ भारती कौन सा जारू, प्ले हाँ, किया? एम इंद्रजीत में मानसी का रोल भारती से करवाया। अच्छा। भारती जारू ने ही मानसी का रोल किया था। इंद्रजीत जेलखानी थे, मानसी वो थी और मैं लेखक था। जी। फिर हाँ ये हाँ, फिर एक एक्टर हुआ करता था आलोक एमा, जी। वो इंजीनियरिंग करता था उन दिनों, श्रीनगर का ही था। इंजीनियरिंग करके और नौकरी उसको टाटा में मिल गई, बाहर चला गया, उसके बाद वो क्या है। तो आलोक ऐसे ऐसे आलोक आहिस्ता 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 बिखर गए लोग। फिर हम्म। माइग्रेशन के बाद तो बिखर ही गए, विस्थापन के बाद सब बिखर गए, 90 के बाद तो बिखर गए सब। वैसा थिएटर, वैसा एक ग्रुप बनाना मुश्किल है आज के डेट में। उसमें टेलीविजन में सिंसियरिटी थी, टेलीविजन में उसमें किन सर्विस आर्टिस्ट नहीं नहीं टेलीविजन उन में उस एक सेकंड, जो जी 70s 80s का थिएटर था उसमें सिंसियरिटी थी। बहुत जबरदस्त। उसमें पैसा नहीं था, उसमें जुनून जेब से पैसा देके अपनी सेटिस्फाई, जुनून से काम अपने हाँ करते थे। अपने आप को एक सेटिस्फाई करते थे आपके लिए, ये हम्म, कंडीशन थी। ये नहीं था निश्चित। कि मैंने जाके पैसा कमाना है। आज मैंने नहीं सुना है, आप आज मैंने सुना है नए एक्टर्स जो हैं जो थिएटर करते हैं, वो अपने थिएटर ग्रुप से कहते हैं हमारा फीस ये है, प्ले का फीस ये है, रिहर्सल का फीस ये है। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड।
हमने कभी आपस में किसी से पैसा नहीं मांगा, हमने जेब का ही दिया है। एक तरीके से ये ठीक भी है अगर ये मतलब थिएटर के थ्रू अगर किसी का मतलब पैसा मिलता है और मैंने देखा महाराष्ट्र में थिएटर है, वहाँ थिएटर बिकता है, टिकट बिकती है। शाह साहब आप ठीक कह रहे हैं, दिल्ली में भी वही है, पंजाब में भी कई जगह है, आपके यूपी में है, बिहार में है, मगर J&K में टिकट लेके आदमी देखने नहीं आता। यहाँ सर जी फेस्टिवल होता है, मुफ्त का पास देके भी नहीं आते। कहना नहीं चाहिए था मगर कह रहा हूं मैं 70 से 80 तक की बात कर रहा हूँ, 85 89 तक कश्मीर में गेट क्रैशिंग हुआ करती थी, लोग देखते थे और खड़े रहकर आते थे, मांगते थे हमसे कि आप अपने थिएटर को पास दे दो, एक सीजन पास है वो दे दो। एक टेस्ट डेवलप हुआ था, टेस्ट स्टार्टेड डेवलपिंग ए टेस्ट इन कश्मीर। आप ये मानिए और दावे के साथ आप किसी से पूछ लीजिएगा जो एकेडमी के साथ, तो आपको तो खुद पता है, आपका तो खुद एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ सरकारी आंकड़े देख लीजिए कि फेस्टिवल में कितना रश हुआ करता। आपका टैगोर हॉल पूरा भरा रहता था, गैलरी और नीचे और कॉरिडोर में खड़े होते थे लोग। एक टेस्ट डेवलप किया था, वो तो खत्म हो गया। बहुत ही इंस्पायरिंग फैक्टर लगते थे मोतीलाल चमू जी, जो कल्चरल एकेडमी में थे और करते थे को वो बहुत अच्छी तरीके से। That's true. और रेडियो में प्राण जी थे, वो भी बहुत मतलब क्योंकि ये लोग जब देखने आते थे हमारा That's true. क्योंकि वो भी स्ट्रगल करके वहां पहुंचे थे, बहुत स्ट्रगल उन्होंने उस टाइम पे की थी जब कुछ नहीं था। हमारे टाइम पे एम न्यूज थे, बाकी उनके टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। आपका फ्रेम ना आप लेफ्ट को जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो राइट हाँ बस नो इट इज फाइन, इट इज नॉट। हाँ ये राइट है। सो ये बात आपकी बहुत सही है कि जो पैटर्नाइज करने वाले लोग आए थे और उनने काफी स्ट्रगल खुद किया, उन्होंने जो हमको विरसे में दे दिया और उसको हमने आगे बढ़ाया। मैं रेडियो प्लेस में काम करता था, तो प्राण जी रिहर्सल अच्छा कराते थे, कंप्रोमाइज नहीं करते थे लफ्ज के साथ या किसी चीज के साथ, जैसे कहते चलता है, नो चलता है। रिहर्सल मीन्स लॉफ्टर। उससे ज्यादा टफ मास्टर थे स्वर्गीय पुष्कर बान जी। मैंने एक फेस्टिवल में उनके प्ले में काम किया, नवनश आई वाज द लीडिंग कैरेक्टर एंड देन फूला चन्ना वाज माय अनदर बेबी। रात के दिसंबर में रात के 11:30 बजे स्टूडियो से प्ले रिकॉर्ड करके निकले हैं दिसंबर में। क्या जी लॉफ्टर है, ये लॉफ्टर जो तुमने रिहर्सल में दिया हुआ यही करो। मैंने कहा सर जी वहां तो ये था, अब तो थक गए तो लॉफ्टर दे के। कहते हैं नहीं, इट वाज वेरी टफ मास्टर। ये मुझे उस दिन पता लगा कि फेस्टिवल का प्ले है, वो कर रहे हैं। तो पहली बार मैंने बान साहब के साथ वो प्ले किया था, वो ज्यादा खतरनाक थे। प्राण जी तो तब भी कहते अच्छा ठीक है अच्छा करना वगैरह, देख लो संस्कार को, तो वो नहीं मानते थे। साधु साहब का भी अपना एक स्टाइल था काम करने का। मूवमेंट में जो हमारे मूवमेंट जो ये चली थिएटर की, इसमें और थिएटर के लोग भी आए थे, उनमें से आप किसको जहन में रखते हैं, कौन से थिएटर वाले जो आपके कॉम्पिटिटर्स जो थे, जो हमारे थिएटर से ही बागी हो गए? एक तेज टिक्को और स्वर्गीय जाहिद नाशाद, उनके साथ उनका मित्र मिल गया पीके रैना, प्यारे रैना, दूरदर्शन में। तो उन्होंने संगरमाल बनाया, इसी थिएटर में से कुछ निकले के संगरमाल बनाया। वो भी हिंदी प्लेस ही करते थे, कश्मीरी उन्होंने कोई नहीं किया। वो हमारे कंपटीशन में उनके साथ टक्कर थी, उनके पास भी हिंदी प्लेस अच्छे हुआ करते थे और अच्छी मेहनत करते थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद कला केंद्र वाले, खैर दे वर वेरी सीनियर टू अस, वो उर्दू हिंदी कश्मीरी जो भी मिलता था वो कर लेते थे। फिर रंगमंच वाज कश्मीरी प्ले करने वाला अच्छा थिएटर था। नवरंग था, वो भी करते थे। उनका राइटर कम डायरेक्टर भूषण लाल बेताब हुआ करता था, तो वो प्लेस लिखता भी था, अडॉप्ट करता था। मतलब गोदान है कश्मीरी में,
वो मुंशी प्रेमचंद की गोदान की कहानी को लेके हिंदी कश्मीरी में अडॉप्ट किया। हुआ है क्या गोदान का? गोदान हुआ कहाँ? जी 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 हाँ, गोदान किया उन्होंने। लास्ट स्क्रिप्ट कश्मीरी में उन्होंने स्क्रिप्ट कश्मीरी में उनसे परमिशन लेके, उनके बच्चों से परमिशन लेके आए थे। मैंने उनसे कहा था कि उनके खुद अगर होते तो वो दे देते, मगर उनके बच्चे परमिशन मांगते हैं, कोई कोर्ट केस ना हो जाए। कहा नहीं ये फ्री है। मैंने कहा नहीं, 50 साल के बाद मैंने सुना है फ्री हो जाता है, अभी 50 साल नहीं हुए मुझे, आप ऐसा कीजिए, उनके बच्चों से परमिशन लीजिए। वो उन्होंने हिंदी में कश्मीरी हिंदी कहानी का कश्मीरी में स्टेज प्ले बनाया था। अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था गोदान प्रताप ने, भूषण प्रताप ने। और किस थिएटर ने किया था गोदान? ये किया था नावरंग ड्रामेटिक, नावरंग ने किया था। और जो शंकरमाल की बात आपने की, उन्होंने प्ले किया था बहुत बढ़िया, प्यारे रैना जी ने वो किया था। उन्होंने मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, वो मुझे याद है। उसमें गिरजा वादल थी, पीके रैना था, तेज टिप्पू था, जाहिद था, और के रैना था। अच्छा, के रैना मुझे नहीं मालूम। हाँ, के रैना उन्हीं का मेंबर था ना, वो हमारा वसंत थिएटर का नहीं, वो उनका उसी ग्रुप का मेंबर था, सागरमाल। जी सागरमाल का। देन ही यूज्ड टू बी इन एजेस डिपार्टमेंट। तो नई नौकरी मिली थी, एक दिन जोश में आके नौकरी छोड़ के भाग गए एनएसडी का, और फिर बाकी तो आपको पता ही है बाकी क्या किया उन्होंने। वही क्या हो गया, फिर वापस मुड़ के नहीं आए, फिर सरकारी नौकरी छोड़ के वो भाग गए। एक रिस्क लिया उन्होंने। दोनों सरकारी नौकरी और सेंटर की कोई छोड़ता नहीं था, ये लगता था कि कोई लॉटरी बड़ी लग, तो उन्होंने छोड़ दिया। बहुत जरूरी होता था सर्वाइवल के लिए, लेकिन सर्वाइवल के लिए, मगर उन्होंने नौकरी को तिलांजलि दी और एक रिस्क लिया उन्होंने। एवरीबॉडी वाज अप अगेंस्ट आर्म्स अगेंस्ट हिम, मगर वो गया, टिक गया। मुश्किल हुआ पहले पैसा वैसा सब कुछ, बहुत कुछ होता है, तो फिर उसके बाद टिक गया। थिएटर अब भी करता है, टेलीविजन भी कर रहा है, फिल्म भी कर रहा है, मगर थिएटर वो भी चालू है, उसका थिएटर बंद नहीं हुआ। वो क्योंकि वहां चलता है थिएटर लोग देखने आते हैं। यहाँ पीके रैना में और भी एक ट्रेंड सेटर थे, वो मतलब फ्रेंच और बाकी भाषाओं के प्लेस भी करते। वेटिंग फॉर गोडोट किया था, तो बहुतों को ये पता था कि सैमुअल बेकेट का था वो प्ले जी। तो आई वाज सरप्राइज्ड टू नो, एक दिन मुझको रैना साहब कहते हैं ये चिट्ठी सैमुअल बेकेट की। मैंने कहा यार क्या है, वो तो शायद चल बसा है। कहा ये देखो, पीपल नो दैट ही हैज पास्ड अवे बट ही इज स्टिल लिविंग। आई वाज सरप्राइज्ड, इतना वो बड़ा अंदर कुरेद के देखता था। तो ये रिटन में लेटर कि ऐसे ऐसे है, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उससे परमिशन दिया था, परमिशन दिखा रहा था मुझको। दैट वाज हैंड रिटन, I still remember that was handwritten, not typed, handwritten letter. मैंने कहा यार इधर हिंदुस्तान में तो मार दिया इसको, कश्मीर में तो खासतौर पे उसको स्वर्गवास कर दिया कब का सैमुअल बेकेट को। मतलब उन दिनों डेडिकेशन थी, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 70s 80s तक डेडिकेशन थी। आज प्रोफेशनल है, ठीक है, अच्छा है, सर्वाइवल है, जो इसी पे रहेगा तो करना ही है। वो जमाना कुछ और था, उसमें डेडिकेशन ज्यादा थी, डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी। और ऐसा समझा जाता है कि दो तरह के मतलब प्लेज होते थे कश्मीर में। एक तो ये थे क्योंकि जो कुछ मुझे बाकी आर्टिस्ट बरादर कहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में ये सारी चीजें और भी डिस्कस हो जाएंगी, तो यहाँ मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। ये बताया जाता है कि आप लोग जो थे हाईब्रो थिएटर करते थे, इलीट थिएटर करते थे, और कुछ बाकी ग्रुप्स जो है वो आम लोगों का थिएटर करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये थिएटर की ये बिल्कुल सच्चाई है, डिवीजन है, ये सही है? अब मैं अर्ज करूंगा। हमारे वसंत थिएटर की एक लगी बंदी ऑडियंस हो गई थी। ओके, लगी बंदी ऑडियंस मीन्स जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हफ्ता 7 8 दिन 10 दिन हमारे साथ डिस्कस करते थे, कॉफी हाउस में बैठ के कहीं भी मिलते थे। यार ये प्ले ऐसा, उसका मतलब ये है, कॉन्नोटेशन आपने क्या दिया था, लाइट आपने ये क्यों किया था,
मतलब दे वुड रेस्पॉन्ड इन दिस वे। कॉफी हाउस में हफ्ता भर ये प्लेस, लाइट, सेट वगैरह के बारे में बड़ा डिस्कस होता है जी। और प्रोडक्शन वुड बी डिस्कस्ड, और प्रोडक्शन वुड बी डिस्कस्ड, लिविंग एक्टिंग अपार्ट, टॉक ऑफ प्रोडक्शन। अब दूसरे जो लाइटर विन में प्लेस देखते थे, देखा गेट के बाहर भूल गए, चाहे वो लाइटर विन में कॉमेडी है या कोई सोशल ड्रामा है, कोई कुछ है, वो एक अलग अलग ग्रुप से जो वैसा करते थे, उनके हिसाब से उनके लिए वो ठीक था। अभी संगम थिएटर ने किया एक रॉपी रूद, सुजीत सैलानी ने लिखा। अच्छा, मैंने सैलानी साहब से कहा, मैं सैलानी साहब ये आपने ये लाइट वाइट जानबूझ के क्या किए, कोई तुक नहीं लग रही थी, दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। वो कहा जी आपका हेमेंद्र जी देखा तो मैं बैठ गया, लिखा, तो फिर मैंने वो लाइट आपकी देखी थी मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, अच्छा किया था। तो ऐसे भी लोग लिखते थे। मुझे अच्छी रॉपी रूद था वो प्ले, मुझे याद है, उसमें स्वर्गीय अपने राजा साहब काम करते थे, तो वो भी उसमें असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे, वो राजदान था। स्टेज वाले अपने यार, स्टेज के राजदान, महाभारत के अच्छा, हाँ वो नाम वीरेंद्र राजा, उनके बस वो संगम थिएटर के मेंबर थे। बड़े बड़े एक्टर्स, मतलब हमारी वहाँ के जम्मू कश्मीर से निकल के कितने ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, और हमारे वादी का नाम उन्होंने रोशन किया है, कश्मीर का नाम रोशन किया है। विदुर का रोल किया था उन्होंने बहुत। और उन दोनों हमसे सीनियर जो थे थिएटरिस्ट, एम के रैना, मिस्टर एम महाराज किशन रैना, उनके जूनियर था मिस्टर बंसीलाल कौल, बंसी कौल जिनको हम बोलते हैं। हाँ, वो पंजाब डिफरेंट स्टेट्स में थिएटर ही कर, उन्होंने थिएटर ही किया, फिल्म टेलीविजन की और उन्हें गलती नहीं की। एक दिन मिले मुझसे, कहा नहीं मैं ठीक हूँ, जहां हूं मैं रंगमंच में ही ठीक हूँ, अपने नाट्यशाला में ही ठीक हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसी के साथ तसल्ली मिलती है। वो मतलब डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स थिएटर ओनली। यस, एनएसडी वो भी आए, एनएसडी वो भी थे, वो सीनियर थे, जूनियर थे, वो आगे पीछे निकल गए फिल्म वगैरह करने के लिए, मगर इस बंसी कौल जी ने थिएटर नहीं छोड़ा, रंगमंच के साथ ही रंगकर्मी ही बन के जुड़े रहे। ऐसे भी थे कुछ, एक ने बीच मजदार में ही छोड़ दिया, तो छोड़ो यार, कोई काम नहीं, कोई दूसरा काम करते ऐसे भी थे हमारे साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। माना जाता है ये मतलब क्योंकि टाइम होने लगा है, लेकिन इसको हम जल्दी कंक्लूड करेंगे। रंगमंच को माना जाता है कि ये प्लेटफॉर्म देता है मल्टीपल आर्ट्स को, इसमें अभिनय भी है, इसमें संगीत भी है, इसमें पेंटिंग भी है, और इसमें जो है सिनेमा का एक भी है, क्योंकि लाइट है इसमें। और इस तरीके से जब आप इसको कंबाइंड रूप में देखते हैं तो ये तो हॉलिस्टिक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तत्काल है, मतलब जितनी देर में आपने खेला है इंस्टेंट है, उतना ही है, और उसी वक्त आपको एप्रिसिएशन मिलता है, और उसी वक्त आप इसको एंजॉय करते हैं। चाहे आपको ऑडियंस तालियां बजा के खुशामदीद करे या गालियां दे, वो इंस्टेंट है, सामने है, बिल्कुल सामने, ब्रिक्स और विकेट इंस्टेंटली, बोलबाला या पत्थर सामने, पीछे नहीं। इसके साथ एक कलाकार, सच्चा कलाकार यहाँ कुछ देर जिंदा रहता है, he lives by this moment, इस पल भर की तालियों के साथ, वाहवाही के साथ वो सच में जी लेता है, कुछ महीने निकाल लेता है, जब तक वो दूसरे प्रोडक्शन के बारे में सोचता है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो अबाउट यू मिस्टर शाह, यू आर आल्सो थिएटर। एक चीज हर प्रोडक्शन के बाद, हर प्रोडक्शन के बाद जो वो मतलब हम देखते थे ऑडियंस भी अच्छा है, हमें ताली भी अच्छी मिली, सब कुछ हो गया, लेकिन मन खाली हो जाता था। तो ये आपने कभी महसूस किया है? मैंने ये चीज जो है शेयर किया, जब प्रोडक्शन खत्म हो जाती थी तो जनता साहब को बोलता था मैं ये कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यू वांट टू डू मोर बेटर देन दिस। जो आपने 8 आने किया 75 पैसे करूं मैं, यू आर अंदर से आप एक फीलिंग आपकी होती है, अननोन फीलिंग्स है कि यार मैंने ये किया था, अब इसमें वो गलती थोड़ी खामी लगी, इसको ऐसे करके इसमें करेंगे।
So you improvise, every step is improvisation or improvisation. You go on improvising it. इसमें बेहद बेशुमार इम्प्रोवाइजेशन हर एक चीज में होती है। लाइटिंग में है, एक्टिंग में है, कॉस्ट्यूम में है, सोचने में, बाकी सब कुछ स्टेज का जो भी इसमें आता है इसमें। जी दूरदर्शन में अपना आपका प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, लाइट है, एक्शन बोला उसने, एक्टर ने काम किया और निकल गया, क्योंकि आपका प्रोडक्शन साथ कोई वापसता नहीं है अनलेस यू आर अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। बाहर से एक्टर आपका तो कुछ करना ही नहीं है, आपने लाइनें दे देनी है उनको, चलो जी ले लो लाइनें, नमस्ते। यहाँ अपनी लाइन के साथ ही दूसरे एक्टर की लाइन के साथ भी बंधे हैं। आप ऊपर वाले या लाइट पे बैठे हुए, ऑडियो सिस्टम पे वाले बैठे हुए, उसके साथ भी यहाँ कनेक्शन आपका लगा हुआ है। ये नहीं कह सकते आप नहीं लगा, हर एक जगह आपका कनेक्शन लगा हुआ है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। बहुत 70s का प्लेस है। एक मैं कहूंगा डेडिकेशन की बात। और मिस्टर इकबाल किशन कोल एक बेसिकली सिंगर हैं, उनका प्रोफेशन है, हमारे थिएटर के मेंबर थे। रिहर्सल में कभी उन्होंने मंगू में डेथ सीन में कोई कहा कि मैं इसमें क्या म्यूजिक दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने उसी से रिक्वेस्ट की थी म्यूजिक लाउड ना हो, हमारे डायलॉग्स ना डाई डाउन होता है। दैट ही एग्रीड, ओके फाइन। लाइव हुआ करता म्यूजिक। लास्ट में जब डेथ सीन होता है मंगू का, अरे माय गॉड, कहां से आया, कैसे कंपोज किया, किसी को हमको पता नहीं। वो राम 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 वगैरह साउंड और भी क्या क्या उसके जो तीन आर्केस्ट्रा वाले 2-3 थे। मैं और हम एक दूसरे को देखते रह गए जब तक लाइट ऑफ नहीं हुई कि कैसे हुआ, ये कैसे किया। का ये नहीं बताना पड़ता, मुझे अभी आइडिया आया, इंस्टेंटली आया कि ये करता हूं। सो थिएटर प्लेस में इम्प्रोवाइजेशन की लास्ट पर्दा गिरने तक गुंजाइश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बहुत सी एक्सपीरियंसेस अपनी और अपनी भावनाएं शेयर की है इस प्रोग्राम में, और आशा है हम फिर मिलेंगे, फिर एक दफा आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे और ऑडियंस से इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। ये हमारे साथ अशोक जाफरानी साहब जुड़े थे, और जिन्होंने अपने बहुत ही जितने भी अनुभव थे उनके समेटे हुए हैं, उनकी याददाश्त में उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। इसके साथ ही मैं ये प्रोग्राम अब यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ, और फिर मिलता हूँ एक अनुभवी कलाकार के साथ, एक शख्सियत के साथ, और आपसे फिर भेंट करता हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।